ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फीचर्स अबाउट द जावा, देन जेवीएम, जेआरई, जेडीके, एंड देन जावा के डेटा टाइप्स आई टोल्ड यू। कितने डेटा टाइप्स है जावा के अंदर? इन जावा, ओके, वी हैव 8 primitive data types. 8 primitive data types. Byte, okay, short, int and long, float, double, character and boolean. So we have 8 data types in Java. We have 8 data types in a Java. Remember this. There are 8 primitive data types in Java. Remember this. ठीक है? So there are 8 primitive data types in Java. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है Java के अंदर? I'll tell you. Okay. तो सबसे पहले what is Java and features of Java. Second is JVM, JRE, JDK. इसको बोले जावा आर्किटेक्चर। तीसरा होता है बाइट कोड, मतलब क्लास फाइल क्या होता है। ओके, देन फोर्थ इज बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ जावा। ओके, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा होगा लूप वगैरह या इफ एल्स। ओके, इफ एल्स, तो ये यूज किया हम लोगों ने। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इज देयर। ओके, तो ये हो गए बेसिक प्रोग्राम जावा के। ओके, इसके बाद ओके, यहाँ पे हमने देखा था कोडिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड्स कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, लाइक वो लॉगिन वाला प्रोग्राम था, लॉजिक, देन इन लॉजिक। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने देखे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद ओके, 1D array. Okay, then second is what? 2D array, and there is a concept of command line argument. I think ये बाकी है, मैं बताता हूँ, रुको। हाँ, फिर मैंने तुम्हें बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, उप्स कंसेप्ट्स। इसमें हमने देखा था क्लास, हाउ टू राइट द क्लास। Okay, then setters and getters, then object, array of objects. Remember the examples of example: product class, product info class, product main class. इस टाइप के क्लास हमने देखे थे। ओके, इसके अंदर हमने यूज किया था कंस्ट्रक्टर एंड दिस कीवर्ड, ठीक है। सो एम आई राइट एवरीबडी? यहां तक हमने देखा है, एम आई राइट? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। एग्जाम्पल मैंने एक लिखा, ऐसे बहुत सारे देखे हमने। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखा है मैंने, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कंसेप्ट। इसके अंदर हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन। ओके, देन आई टोल्ड यू क्लास कंसेप्ट, देन आई टोल्ड यू ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। देन मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, व्हाट इज इनहेरिटेंस। उसके बाद इनहेरिटेंस है ना, उसके बाद क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जस्ट थ्योरी, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं किया इसका। पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ये डिस्कस किया हमने थ्योरेटिकली। तो यहाँ तक हमने टॉपिक्स अभी तक देखे हैं। यहाँ से आगे सब उप्स कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे उप्स कंसेप्ट यहीं से शुरू हो जाते हैं वैसे तो, देखो उप्स कंसेप्ट यहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो उस कंसेप्ट के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद अभी होता है रैपर क्लास, स्टैटिक कंसेप्ट्स। ओके, रैपर क्लास, फंक्शन ओवरलोडिंग,
where args function overloading where args, okay, this कीवर्ड, ओके, और कुछ एप्लीकेशन इसके ऊपर हम बनाएंगे। ओके, ये बताऊंगा मैं क्या एप्लीकेशन चाहिए, जस्ट वेट। ओके, तो इसमें हम लोग दो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं रियल टाइम के। एक बैंकिंग एप्लीकेशन करेंगे पूरा विद मल्टीपल क्लासेस, एक शॉपिंग एप्लीकेशन बनाएंगे यहाँ पे विद मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले, इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कुछ क्वेरी है, ये बाकी है ना टॉपिक, ये बाकी है ना कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये नहीं सीखा ना अभी तक, प्लीज रिप्लाई। हाँ, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था बेसिक प्रोग्राम्स, देन सेट पाथ, ओके, सेट पाथ वगैरह क्या होता है ये बताया था। तो पहले देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसको सेव करके रखता हूं मैं, POC अभी तक जो कवर हुए हो, ठीक है। ओके, तो रैपर क्लास स्टैटिक फंक्शन ओवरलोडिंग वेयर आर्क्स, ओके। तो पहले हम लोग ये देखते हैं टॉपिक कौन सा, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे आ गए क्लास टेस्ट कमांड लाइन 1, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब होता है कि देखो, ये हो गया एरे का सिंबल, इसका नाम है args। यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम, बट डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा हमेशा, याद रखो, डेटा टाइप इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं हम लोग एरे। तो ये एरे तो है, ये तो समझ में आ गया, बट हाउ टू पास द वैल्यू टू दिस एरे, हाउ कैन आई पास द वैल्यू टू दिस एरे, इस एरे को हम लोग वैल्यू कैसे पास करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसको वैल्यू अगर पास करना है तो देखो, system dot out dot println welcome to java and plus args of 0, welcome to java and plus args of 0, ठीक है। welcome to java and plus args of 0 here, ठीक है। अभी इसको सेव करता हूं मैं जुलाई जावा के अंदर, टेस्ट कमांड लाइन 1 डॉट जावा, ओके। सीडी सेव करो इसको, जावा जुलाई नाम का फोल्डर है, सेव दिस जावा जुलाई टेस्ट कमांड लाइन 1 डॉट जावा हियर, हाँ, and cd java c test command line 1.java, but you need to set a path, set path equal to c/program files java jdk and bin java c test command line 1.java, and now इसको बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। टेस्ट कमांड लाइन 1, यहाँ पे लिखा मैंने मेरा नाम सपोज, तो देखो वेलकम टू जावा एंड माय नेम इज देयर, वेलकम टू जावा एंड माय नेम इज देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रन टाइम में इफ यू पास एनी वैल्यू, एट द रन टाइम इफ यू पास एनी वैल्यू, दिस वैल्यू विल असाइन टू args वेरिएबल which is array of type string. In the runtime of a program, if you pass any value, this value will assign to this array, which is a type string, which is a type of string. Okay, this is called as command line argument. अगर तुम्हें रन टाइम पे अगर यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया तो ये वैल्यू इस एरे को जाएगा, and that you can print here. So at the runtime of a program, if you pass any value, at the runtime of a program, if you pass any value, this value will assign to this args variable, which is a type, which is array of type string, which is the array of type string. This concept is called as command line argument. This concept is called as a command line argument. ठीक है, इस concept को हम लोग क्या बोलते हैं, command line argument. Remember this. ठीक है, इसको हम compile करेंगे, okay.
तो रन टाइम पे जो वैल्यू पास करते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। ये हो गया कंपाइल टाइम जावा सी। रन टाइम पे अगर हमने कुछ वैल्यू पास कर दिया, देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ एबीसी, ठीक है, तो ये एबीसी वैल्यू गया इस एरे के अंदर। तो होता क्या है, यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट होगा एरे का, उसके 0 इंडेक्स पे, इसका नाम क्या है ARGS, ARGS, उसके अंदर ये नाम चला गया एबीसी, ठीक है। अब जब तुमने बोला प्रोग्राम के अंदर वेलकम टू जावा ARGS ऑफ 0, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इतपर्यंत कळलं का? ठीक है। So now suppose I want to perform addition of two number, simple program, addition of two number using command line argument, command line argument 2 dot java। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, here string, this is 2, string s1 is equal to ARGS of 0, s2 is equal to ARGS of 1. Now integer x is equal to integer dot parseInt. So this line is used to convert the string into integer. Convert string to integer. इंटीजर ये क्लास है, ये भी क्या है ये हम लोग देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपर क्लासेस। उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रैपर क्लासेस। तो पार्सिंट करो किसको, S1 को, इंटीजर y इज इक्वल टू integer dot parseInt s2. So convert this value into integer inside x variable, convert second value into integer into y variable. इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर, बिकॉज डेटा टाइप इसका कौन है, स्ट्रिंग है। तुमने जो पास कर दिया था स्ट्रिंग को दिया था, स्ट्रिंग का 0 नंबर का वैल्यू S1 में ले लो, स्ट्रिंग का 1 लोकेशन का वैल्यू S2 में ले लो, इनको कन्वर्ट करो x और y के अंदर, एंड देन integer z is equal to x plus y and system dot out dot println, system dot out dot println addition is plus z. So convert the first value into integer, second value into integer, दोनों का एडिशन करो और इसको प्रिंट करो यहाँ पे। Compile the code. Okay, addition is z. Convert the first value into integer, second value into integer, इसको एडिशन करो एंड देन प्रिंट दिस। Compile the code. Java C test command line 2.java. Compile the code. And Java test command line 2 10 and 20 addition is 30, 10 and 20 addition is 30. So इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। इन द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इफ यू पास एनी वैल्यू, तो ये जो वैल्यूज होते हैं वो इस एरे को जाते हैं, स्ट्रिंग वाले को। इसको हमने स्ट्रिंग में ले लो S1 S2 में, कन्वर्ट इनटू इंटीजर, परफॉर्म द एडिशन एंड प्रिंट द एडिशन, दैट्स इट। समजलं का सगळ्यांना? ओके, so this concept is called as command line argument. This concept is called as command line argument. At the runtime of program, if you pass any value, runtime of program, if you pass any value, this value will assign to ARGS variable, which is the array of type string, So later on you can convert these values into integer, perform the addition and then print here. ठीक है, so इस concept को हम लोग बोलते हैं command line argument. Yes, but you know, see, understand one thing, scanner class value कब accept करता है, जब main class load हो गया, program is in the running right now,
यहाँ पे scanner class will accept the value. Clear? योर मेन इज ऑलरेडी लोडेड। और कमांड आर्गुमेंट कब यूज होता है? जब तुम्हारा मेन मेमोरी में लोड हो रहा है, और एक ही बार होगा जब मेन मेथड लोड होता है मेमोरी में। जब मेन मेथड लोड होता है उस टाइम पे कुछ वैल्यूज पास करने हैं, तो यू कैन पास दैट वैल्यू टू द कमांड लाइन आर्गुमेंट। जब भी योर प्रोग्राम विल लोड इन द मेमोरी, एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू पास एनी वैल्यूज, तो यू कैन गो फॉर द कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो तुम बोलोगे इसका यूज कहाँ पे होगा? तो आगे जाके कुछ कंसेप्ट है ऐसे, जैसे हमें कुछ ना कुछ क्लासेस को लोड करना पड़ता है। एज सुन एज माई प्रोग्राम लोड आई वॉन्ट टू लोड सम क्लासेस, आई हैव टू लोड सम क्लासेस, तब हम इसको यूज करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को। तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी तुम्हें मेन के साथ कुछ लोड करना है मेमोरी में, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और स्कैनर भी देता है डेटा, बट उसको तो स्कैनर तो देने ही वाला है, वो तो बाद में देगा जब प्रोग्राम पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद। क्लियर? ये एक ही बार होगा, यहाँ का जो डेटा होता है वो एक ही बार लोड होता है। जब भी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मेन मेथड लोड होगा, सो सेम टाइम यू कैन इनिशियलाइज योर वैल्यूज। As soon as your main method will load, you can initialize your values, and for this purpose we are using the command line argument. आता तू समजून घे, स्कॅनरने तू व्हॅल्यू घेतल्यात, 5 व्हॅल्यू घेतल्यात, परत तुला वाटतं अजून व्हॅल्यू घ्यायच्या, घेता येतील, तसं इथं नाही करता येणार। कळलं का स्फूर्ती? इथे फक्त एकदाच व्हॅल्यू देता येतील आपल्याला सुरुवातीला। जेव्हा प्रोग्राम लोड होईल ना, तेव्हाच आपण व्हॅल्यू लोड करू शकतो, नंतर नाही देता येणार। स्कॅनरच्या व्हॅल्यू नंतर सुद्धा घेता येत राहतील परत। क्लिअर? सो दॅट इज व्हॉट आय सेड। पुढे जाऊन आपण जेव्हा काही क्लासेस लोड करतो, फॉर एक्झाम्पल as I told you in future ki this is here I need to load some classes. For example, in case of the JDBC you need to load some load drivers. आता हे काय ते कळेल पुढे। आता असं मला काही ड्रायव्हर वगैरे लोड करायचे असतात, पण याला अजून वेळ आहे। बघा, आज आपण जे काही शिकतोय ते आपल्याला पुढे लागणार आहे। क्लिअर? That's why I told you the concept of command line argument, because in future in advanced concept you need to load few things while loading the class. As soon as you load the class you have to load something here, so we can go for command line argument. म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की मला माझा प्रोग्राम लोड होतानाच काहीतरी लोड करायचं असेल तर माझ्याकडे ऑप्शन काय आहे? कमांड लाइन आर्ग्युमेंट आहे। स्कॅनर काय करतोय? नंतर देतोय डेटा। ओके, so as soon as you want to load in as soon as your class gets loaded in the memory, at the same time if you want to initialize some value, you can go for the command line argument concept. So write down one small code in your notebook right now ki accept any n number in command line argument and display in a reverse order with their sum. Means what? Suppose if I run the program here, and if I pass the values 10, 20, 30, 40, 50, तो इसका आउटपुट आना चाहिए। इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, your numbers are 50, 40, 30, 20, 10 and sum of 5 number is क्या आएगा? ये 100, 130, 120, 150 ऐसे। और मे बी somebody enter the number, suppose ऐसे किसी ने नंबर पास किया, जावा टेस्ट कमांड लाइन 10, 20, 30, 40, 50, 15, 25 ऐसे। तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा 25, 15 एंड द सम ऑफ द 7 नंबर इज 170। ठीक है, चलो 2 मिनट में लिखो प्रोग्राम, नोटबुक में लिखो और फोटो शेयर करो मुझे ग्रुप पे। Enter any n number using command line argument and display number in reverse order with their sum. Yes Pratiksha, right. हाँ, ते ऍड करावं लागेल। यस, तू नाही केलं ना ते, चिन्मयी, सॉरी, नम्रता, बरोबर आहे, टाइप कास्टिंग करावी लागेल। ओके, ओके, save as c.java
c.java. Here, so take the number from the user, right? Integer ARR is equal to new integer of, first of all, you need an integer. See, there are two options. Okay, but instead of taking an integer directly, we'll bring in the reverse order. For I is equal to args dot length minus 1, I greater than equal to 0, I minus minus. Okay. So suppose I have a 5 elements or 10 elements. 10 minus 1 म्हणजे 9. 9 greater than 0. Okay. Here system dot out dot println args of I. So first I will print in the reverse order. Save as c.java. Okay. Java C test command line c.java test command line 3 10 20 30 40 50. The elements are 50 40 30 20 10. Elements are 50 40 30 20 10. Okay. Elements are 50 40 30 12. Now I want sum also. So for the sum is equal to 0. So here sum is equal to sum plus integer dot parse in args of I. So because suppose if you pass the values here 10 20 30 40 50, तो होगा क्या कि सबसे पहले लेंथ इज 5, 5 minus 1 मतलब 4. तो I is here right now. I is here right now. 4 is greater than 0. Yes, print the fourth value, that is a 50. That is a 50. Then क्या करो, पहले का सम तुम्हारे पास 0 है. 0 plus 50 ये होगा 50. I becomes a 3. I हो गया 3. 3 मतलब कौन 40. तो 3 is greater than 0. Print the 40 value. उसके बाद 50 plus 40. Okay, becomes a 90. Then I becomes 2 here. 2 greater than 0. तो 2 पे कौन है 30 है यहाँ पे. Okay, so 90 plus 30 is equal to 120. ये हो गया 1. ये क्या हो गया यहाँ पे 1. 1 पे 20 है. 1 is greater than 0. Yes. तो ये आएगा 20. So 20 plus 20 is equal to 140. So ये हो गया 0. 0 is equal to 0. तो 0 पे कौन है 10 है. तो 10 है यहाँ पे. तो 140 plus 10 is equal to 150. तो बाद में ये हो गया minus 1. Minus 1 is greater than 0. No. Stop the loop. And here system dot out dot println sum of args dot length element is plus sum of 5 element is 150. Compile the code and run this code. Sum of 5 element is 150. Next time अगर तुमने पास किया यहाँ पे 60 70, sum of 7 element is 280. Understood? Everybody, please reply. Hello everyone, understood this? Please reply. ठीक है.
इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। समझ में आया कंसेप्ट ये? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं रैपर क्लासेस। There's a concept called as a wrapper classes. But I'll suggest कि before the wrapper class हम लोग static concept देखते हैं, उसके बाद wrapper classes समझ में आएगा easily। देखो यहाँ पे भी हम concept देखने वाले हैं, static concepts। तो पहले ये concept cover कर लेंगे हम लोग इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर से application स्टार्ट कर देंगे, राइट? Okay, this week I will complete these concepts, all these concepts, okay? Again, okay? तो स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है? सो गाइस, कैन आई गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट? प्लीज रिप्लाई। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ डिफिकल्टी हुआ तो बताओ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैटिक कंसेप्ट नाउ। देखो अभी मैंने C++ में भी बताया था कि स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है। देखो इसको सेव करते हैं पहले। तो क्लास है मेरे पास यहाँ पे, सपोज आई हैव अ क्लास हियर, ठीक है, एग्जांपल बैंक। ओके, माय क्लास नेम इज व्हाट? अ बैंक। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि क्लास के अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देयर इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, सो इंटीजर अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डबल के अंदर अकाउंट बैलेंस, और चलो इसको सिंपल रखेंगे, ऑफ दिस क्रिएट अ डेमो क्लास लाइक C++, okay, then integer n1 and static integer n2, okay, public void display is the function here। पहले कंसेप्ट याद रखो, बाद में इसको एप्लीकेशन में यूज करने वाले हम लोग। ओके, पब्लिक क्लास टेस्ट static। so in one editor you can write the two files also, but this is not the correct actually, you should not write both the files in one editor, okay? but मुझे कंसेप्ट बताना, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है फिलहाल, ठीक है? okay, so here n1 and n2 is the n1 and n2 is there, ठीक है? and here public static void main is there, args create an object of the class is equal to new demo t1 dot n1। देखो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? जिन लोगों का ये हो चुका है या जो भी है, बट these are the very important interview questions, static concepts, command line argument, functions overloading, okay, all these are interview questions, remember this, okay? तो कभी भी वहां पे हाईलाइट करके रखो इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे, मतलब कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज द मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक कंसेप्ट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, ओके? तो यहाँ पे अभी हमने लिखा है n1 इक्वल टू 10 और d1 डॉट n2 इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास दो वेरिएबल है n1 और n2। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। थोड़ा बहुत पार्ट लाइक द सेम लाइक अ C++, बट आगे चेंज है इसके अंदर। रुको बताता हूँ मैं। ये D1 ऑब्जेक्ट है, ये D2 ऑब्जेक्ट है। तो इसने भी एक मेमोरी एलोकेट कर लिया, सिमिलरली इसने भी एक n1 एलोकेट कर लिया, बट
n2 जो होगा वो दोनों का कॉमन होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल अलोकेट्स मेमोरी ओनली वन मेमोरी फॉर अ क्लास हियर, ओके, फॉर वन ऑब्जेक्ट वन मेमोरी। ठीक है, समझ में आई ये? फॉर वन ऑब्जेक्ट वन memory, here for one object one memory, here for one class one memory. One class only one memory for a class, remember this, one class one memory, one class one memory. Okay, object create कर लिया, so we got an object now. This object will point to this memory as well as this memory. Similarly, this object will point to this memory and as well as this memory. So यहाँ पे n1 ने d1 ने n1 को 10 दिया, d1 ने n2 को 10 दिया, so here is the value 10, यहाँ पे भी वैल्यू आ गया 10. ओके, सो इसने वैल्यू इसको 10 दे दिया, इसने वैल्यू इसको 10 दे दिया. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सपोज system dot out dot println value of n1 is plus value of n1 is plus n1, similarly value of n2 is, और यहाँ पे आएगा n2. तो अगर तुमने आउटपुट देखा इसका, सपोज टेस्ट डेमो स्टैटिक डॉट जावा, डेमो स्टैटिक डॉट जावा, अगर इसको कंपाइल कर लिया तो रन कर दिया, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, n1 को 10 और n2 को भी 10 ही मेमोरी है. नाउ आई क्रिएटेड वन मोर ऑब्जेक्ट हियर, d2. As I told you, now there are two objects, object 1, object 2. तो इसके लिए अलग से n1 अलगेट हो गया, d2 डॉट n1 इज इक्वल टू 20, d2 डॉट n2 इज इक्वल टू 20. तो इससे क्या होगा, d2 ने n2 को वैल्यू 20 दे दिया, बट d2 ने n1 को 20 दिया, बट n2 को भी 20 कर दिया. ठीक है, अभी क्या होगा, अगर तुमने यहाँ पे चेक किया d2 डॉट डिस्प्ले, तो द आंसर इज 2020. यहाँ पे अगर चेक कर लिया d1 डॉट डिस्प्ले, आंसर इज 10 and 20. And if you check once again d1 dot display, so the answer is, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 और 20. तो नहीं, इसका ये 10 था, सॉरी, 10 20 20, ये 20. देखो d1 ने तो n2 को चेंज नहीं किया, फिर भी ये चेंज हो गया, बिकॉज जब d2 ने चेंज कर दिया तो d1 को भी चेंज होगा, अगर d1 ने चेंज किया तो d2 को भी चेंज होगा, बिकॉज दिस वेरिएबल हैज ओनली वन मेमरी. हे कळलं सगळ्यांना? ह्या व्हेरिएबलची एकच मेमरी आहे, बिकॉज स्टॅटिक व्हेरिएबल. अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाय. याने जरी चेंज केलं, याने चेंज केलं तरी याला चेंज होणार, तसं याच्यासाठी नाही होणार आहे. सो दिस इज अबाउट अ स्टॅटिक व्हेरिएबल. For one object, only one object, one memory, one class, one memory. Okay. Similarly, यहाँ पे हमारे पास concept है static void show. CPP मध्ये पण बघितलं आपण आज. Same rule है. In CPP also you have static method. In Java also you have static method. So, but point is that again the same thing. You cannot access non-static variable in static method. क्योंकि स्टैटिक मेथड मेमोरी पहले एलोकेट करता है, तो अगर एक्सेस करना है तो क्रिएट ऑब्जेक्ट डेमो डी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेमो एंड डी ऑब्जेक्ट डॉट n1 इज इक्वल टू 100 सपोज. तो इसका वैल्यू अभी तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा 100. ओके, टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड, to use
non-static variable in static method, we need to create object of a class, or by using the object you can access the non-static variable in static method. In static method we can use only static variable directly, but to use non-static variable we need to create the object. हे कळलं का? ओके. और स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करना है तो you can call using class name. Demo dot method name is, what is the method name here? Show. Demo dot show. Call the static method using class name. Call the static method using class name. Call the static method using a class name. Okay, call the static method using a class name. Remember this. इसके बाद there is some new concept in Java. यहाँ पे होता है static block. Static block. इसको बोलते हैं static block. So static block execute only once before a constructor. ये मेरा constructor है यहाँ पे. System.out.println default constructor. Okay, so static block. तो स्टैटिक ब्लॉक जो होता है ना वो एक ही बार कॉल होगा. तुमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बराबर है. तो तुम लोग देखो कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा. System.out.println in main. ओके, तो इसको कंपाइल करके चेक करो तो तुम्हें आउटपुट समझ में आएगा. यहाँ पे टेस्ट स्टैटिक डेमो स्टैटिक कंपाइलर कोड जावा सी टेस्ट डेमो स्टैटिक. नाउ रन दिस कोड. ये देखो इन मेन स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार आया है. याद देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. वी गॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स. बट स्टैटिक ब्लॉक इज ओनली वंस. अभी आउटपुट देखोगे तो समझ में आएगा. सबसे पहले मैंने एक मेमोरी एलोकेट कर लिया, मतलब ये वाला कोड हो गया 1 और 2. हाँ याद रखो. फिर इसने 10 वैल्यू दे दिया तो इसका भी वैल्यू 10 ही था सपोज. ओके, तो इसका वैल्यू भी 10 था. तो आंसर जब प्रिंट हो गया यहाँ पे तो 10 हो गया. तो फर्स्ट टाइम आंसर इज 10 एंड 10. इसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया. ये ऑब्जेक्ट बन गया. इसने ये मेमोरी एलोकेट किया, ये तो कॉमन है. वैल्यू दिया 20, तो इसका वैल्यू 20 हो गया. अभी डिस्प्ले को कॉल करोगे तो आंसर आएगा 20. तो आंसर था 20 एंड अ 20. चेक करो 20. फिर D1 डॉट डिस्प्ले कर दिया. D1 डॉट डिस्प्ले किया तो यहाँ पे आ गया 10 एंड 20. D1 डॉट डिस्प्ले किया तो 10 20, बिकॉज ये 10 है और ये 20 है. क्योंकि ये 10 है और ये 20 हो गया, इसके लिए वैल्यू चेंज हो गई ये वाले दोनों. ठीक है. अभी शो को कॉल कर दिया. शो यहाँ पे गया. इसने और एक मेमोरी एलोकेट कर दिया. तो वन मोर मेमोरी वी गॉट नाउ, जिसके अंदर भी एक N1 होगा और इसका इस मेमोरी का नाम है डी ऑब्जेक्ट. ये इसको पॉइंट करेगा और यहाँ पे पॉइंट करेगा. ठीक है. तो हमने क्या किया, वैल्यूज प्रिंट करके देखे यहाँ पे. और एक बार डी ऑब्जेक्ट, इसका तो वैल्यू अभी यहाँ का कौन सा था 100 आएगा. ये वाला लोकल वैल्यू 100 आएगा. एंड N2 का वैल्यू तो लास्ट जो होगा वही होगा. तो आंसर आएगा 100 एंड अ 20. चेक करो आउटपुट यही है क्या? 10 10 20 20 10 20 120. yes, that's right. Understood everybody?
तो मेन पॉइंट क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार कॉल हुआ. लुक एट दिस. स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली वंस. तो स्टैटिक ब्लॉक है ना, ये एक ही बार कॉल हुआ यहाँ पे. ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एक ही बार यहाँ पे कॉल हुआ, याद रखो इसको. तो इसको कब यूज करोगे? बिफोर कंस्ट्रक्टर. तो जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर होता है मतलब एक मेमोरी एलोकेट हो गया. कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया मतलब एक मेमोरी एलोकेट हो गया, राइट. तो अगर हम लोग देखते हैं आजकल कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो, मतलब मेमोरी एलोकेट हो रहा है. तो उसके पहले लाइक दिस पीपल आर लाइक ओके चेकिंग योर टेम्परेचर एंड गिविंग यू द सैनिटाइजेशन, राइट? यस और नो? तो ये चीजें कब होती है? बिफोर यू अलोकेट द मेमोरी. बिफोर यू अलोकेट द मेमोरी. तो बट ये एक ही बार होना चाहिए. चलो क्लासरूम को तुम्हारा क्लियर करना है, ओके. तो ये वाला चीजें जो होगा, दिस थिंग्स शुड हैपन ओनली वंस. दिस थिंग शुड हैपन ओनली वंस बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या बोला कि देखो, नॉट दिस वन, ये देखो, ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा बिफोर. ओके बिफोर. हाँ सुनो, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि जैसे क्लासरूम में प्रोजेक्टर फिट करना है, क्लासरूम में बोर्ड फिट करना है, राइट. तो ये चीजें एक ही बार होने वाली है, राइट. ये जो चीजें होती है ये एक ही बार कॉल होंगी. रिमेंबर दिस. ओके. सो जैसे ही क्लासरूम लोड हुआ तो सबसे पहले प्रोजेक्टर फिट करो और पहले बोर्ड फिट करो. तो ये हो गया कौन सा वेरिएबल? स्टैटिक ब्लॉक का काम. जैसे मैंने बोला, ओके एवरीबॉडी लिसन, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये क्लास लोड हो रहा है, जब ये क्लास लोड हो रहा है, जैसे ही क्लास लोड होता है तो मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, एक ही बार करना है. तो दिस टाइप ऑफ कोड यू कैन पुट इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक. as soon as your class gets load, as soon as your class will load, जो कोड क्लास के लिए है उसको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है. इस ऐसे कोड को तुम लोग स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखो. जो कोड बिफोर एवरी स्टूडेंट यू वांट टू एग्जीक्यूट, before every student you want to execute, you can use one more concept here which is called as a normal block, default block. इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक. डिफॉल्ट ब्लॉक ये होता है बिफोर एवरी ऑब्जेक्ट. जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कॉल होगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कॉल होगा, बट ये होगा एक ही बार. ये वाला कोड कॉल होगा एक ही बार. तो अगर क्लासरूम में कोई स्टूडेंट एंटर कर रहा है तो इसका मुझे क्या चेक करना है? आईडी कार्ड चेक करना है. तो ये मैं यहाँ पे करूंगा. इसका मेमोरी एलोकेट होगा उसके लिए इसका आईडी कार्ड चेक करो. ओके, इसका मेमोरी एलोकेट होगा उसके लिए सेकंड का आईडी कार्ड चेक करो. हाँ, तीसरा मेमोरी एलोकेट होगा उसके लिए तीसरा आईडी कार्ड चेक करो. क्लियर? तो जो हर स्टूडेंट के पहले तुम्हें कोड करना है उसको तुम यहाँ पे लिखो. जो कोड तुम्हें हर स्टूडेंट के पहले करना है उसको तुम यहाँ पे लिखो. क्लियर? जो कोड पूरे क्लास के लिए एक ही बार होना चाहिए उसको तुम यहाँ पे लिखो. अंडरस्टूड? जो कोई कोड पूरे क्लास के लिए एक ही बार होना चाहिए उसको यहाँ पे लिखो. जो कोड एवरी ऑब्जेक्ट के पहले होना चाहिए उसको तुम यहाँ पे लिखो. अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई. ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये हर बार कॉल होगा, बट ये एक ही बार कॉल होगा. इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक. ये C++ में नहीं है, ये सिर्फ सी जावा में है. ये देखो, स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार हुआ. वैलिड स्टूडेंट, वैलिड स्टूडेंट और वैलिड स्टूडेंट. बिफोर एवरी कंसिडर यू आर गेटिंग दिस लाइन हियर, वैलिड स्टूडेंट वाला लाइन. हर स्टूडेंट के पहले ये लाइन एक बार आ रहा है. अंडरस्टूड? बिफोर एवरी स्टूडेंट यू आर गेटिंग दिस लाइन हियर. क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, और ये आखिरी कंसेप्ट यहाँ पे होता है, तुम हर बार ना इसको कॉल जब कर रहे हो तो सिस्टम डॉट आउट लिख रहे हो. तो जावा 5 के बाद इन लोगों ने कंसेप्ट बताया, इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट आउट. तो इसका मतलब होता है नो नीड टू राइट दिस सिस्टम एवरी टाइम, यू कैन यूज जस्ट आउट डॉट प्रिंटलन हियर ऑनवर्ड्स. आउट डॉट प्रिंटलन लिखा तो भी चलेगा. क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. जिस चीज को तुम क्लास के नाम से कॉल करते हो वो स्टैटिक होता है, याद रखना.
तो यहाँ पे मैंने मेथड को कॉल किया क्लास के नाम से, मतलब शो इज अ स्टैटिक मेथड। तो इसका मतलब यहाँ पे आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल। आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ये कौन से क्लास का है ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल रिमेंबर आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ सिस्टम क्लास। मतलब इन लोगों ने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है सिस्टम। उस क्लास के अंदर देयर इज अ स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक सिस्टम आउट, ऐसे is a class called as a so not system here, print stream, ऐसे है। तो ये जो टाइप क्लास है ये स्टैटिक लिखा है यहाँ पे, इसलिए जब हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट, और इस क्लास के अंदर इन लोगों ने मेथड लिख के रखा है क्लास प्रिंट स्ट्रीम। इसके अंदर देयर इज अ मेथड पब्लिक वॉइड प्रिंट, and similarly there is one more method here, println। ये जो methods है print and println are declared inside this class। print and println and methods are declared inside this class। okay, print and println methods are declared inside this class। यहाँ पे जो out है वो लिखा है हम लोगों ने सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे out डॉट println, ऐसे होता है, ये देखो। तो इसका मतलब जो लाइन हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके लिए जो आउट है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है कौन से क्लास के अंदर, सिस्टम क्लास के अंदर एज अ स्टैटिक। ये जो आउट वेरिएबल है ये जो लिखा गया है सिस्टम क्लास के अंदर एज अ स्टैटिक, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं आउट एक्सेस करते हैं। आउट कौन है, ऑब्जेक्ट है कौन से क्लास का, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर मेथड है प्रिंट और प्रिंटलन, तो ये हम यहाँ से कॉल करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज रिप्लाई। ये हम लोग बाद में सीखेंगे प्रिंट स्ट्रीम क्लास क्या होता है क्या नहीं है, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये लाइन का मतलब क्या है। ये प्रिंट एलन मेथड यहां से मिला, आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ सिस्टम क्लास। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन अगेन, दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन अगेन, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर देना है कि सिस्टम इज अ क्लास where the print stream is a class which is declared in system class, print stream class is declared as a static and the variable is out here, and in the print stream class there is a method called as print and println। so we are accessing this method using out object which is declared in the system class, that's it। और इसको बार बार सिस्टम लिखने से अच्छा मुझे आउट लिखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वन लाइन import static java.lang.system.out, that's it। java.lang.system.out, that's it। this is a line we have to declare here। ओके, समजलं सगळ्यांना। हे आपण नंतर पुन्हा बघूयात, डोंट वरी, मी हे परत रिपीट करेल, पण आता एवढी कन्सेप्ट कळली असेल। I will repeat this again, don't worry, but still remember right now कि I told you that क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कल बताया था कि तुम्हारे एग्जाम में ये टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स आर कवर्ड, एम आई राइट। जिन लोगों का अभी एग्जाम है उनके एग्जाम में ये सारे टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट कवर हो गए, यस और नो। ठीक है, तो रिमेंबर स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार कॉल होगा, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो एक ही मेमोरी एलोकेट करता है। देन स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, और स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल यूज होता है, टू यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। चलो देन नाउ विल स्टॉप हियर।